इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 10, 11 एंड 12 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को समझेंगे। इसके अंदर जो सेक्शन 10 है वो बात करता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स के बारे में बात करता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। उसके अलावा जो सेक्शन 11 एंड 12 है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पता होनी चाहिए, उनकी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिएगा, उससे आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, और आपको आगे की चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। सेक्शन 11 बात करता है इंडियन इंस्ट्रूमेंट के बारे में, और सेक्शन 12 बात करता है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अब देखिए हम आते हैं सेक्शन 10 के ऊपर। सेक्शन 10 जो बात करता है किसके बारे में? पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अब अपने बे रेट को जरूर साथ में रखिएगा, क्योंकि हम कुछ टर्म्स को समझेंगे। अगर आप बे रेट को साथ में रखेंगे तो आपकी कोई भी टर्म छूटेगी नहीं, और आपको जो सेक्शन है वो अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए सेक्शन 10 जो है, अगर हम बे रेट की लैंग्वेज पढ़े तो क्या बोलता है? पेमेंट इन ड्यू कोर्स मीन्स पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेनोर। अब आप इस वर्ड को ब्रैकेट में डाल लीजिए। क्या है? पेमेंट। आपको ये वर्ड जरूर याद रखना है जब सेक्शन 10 की बात हो रही है। तो पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेनोर। अब ये मैंने धीरे धीरे इसलिए बोला और धीरे धीरे इसलिए लिखा था कि आपको ये टर्म याद रहे, अपेरेंट टेनोर। ठीक है, पहला वर्ड आपने ये याद रखना है। उसके बाद जब आप आगे बेरेट को पढ़ेंगे क्या बोलेगा? ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। क्या बोल रहा है? पेमेंट इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। सेकंड नंबर आप इस पर डाल लीजिए, पेमेंट इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। एंड विदाउट नेग्लिजेंस। ठीक है जी। उसके बाद अब जब आगे पढ़ोगे क्या बोलता है? विदाउट नेग्लिजेंस के बाद क्या बोलता है? टू एनी पर्सन इन पोजीशन देयर ऑफ अंडर सर्कमस्टांसेस विच डू नॉट अफोर्ड अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट ऑफ द अमाउंट देयर इन मेंशन। तो इसके अंदर ये जो बात है, पेमेंट टू अ पर्सन इन पोजीशन whose title does not appear to be defective, इतनी बात को आप थर्ड पॉइंट डाल लीजिए। तो हमने यहाँ पे तीन चीजों को लिखा। एक सबसे पहले लिखा कि क्या है? पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेनोर। सेकंड बात लिखी पेमेंट इन गुड फेथ विद एंड विदाउट पेमेंट इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। तीसरी बात हमने लिखी पेमेंट टू अ पर्सन इन पोजीशन whose title does not appear to be defective। अब इन तीन बातों को अगर हम समझ लेंगे तो हमें सेक्शन 10 जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। जो सेक्शन 10 का क्रक्स है वो ये बात बोलता है कि जो पेमेंट है वो किसको होनी चाहिए? राइटफुल होल्डर को होनी चाहिए। अगर आप राइटफुल होल्डर को पेमेंट कर रहे हो तो जो आपकी लाइबिलिटी है एज अ पेई एज अ ड्रॉर, मतलब जो आपने पेमेंट करनी है वो खत्म हो जाएगी। अब आप उससे डिस्चार्ज हो जाओगे। अब आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब जिसने भी पेमेंट करनी है वो उससे डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी ड्यूटी से, उसकी पेमेंट करने की, अगर उसने राइटफुल होल्डर को पेमेंट कर दी तो। अब राइटफुल होल्डर को समझना है तो हमें ये तीन टर्म समझनी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप रॉन्ग पर्सन को भी पेमेंट कर देते हो तब भी, मतलब कि अगर आप रॉन्ग पर्सन को भी पेमेंट कर देते हो लेकिन आप ड्यू कोर्स के अंदर करते हो, पूरे अपने ये जो तीनों बातें मैंने बोली इसको पूरा करके करते हो, तो आपकी लायबिलिटी खत्म। अब ये तीन बातें क्या? अब हम इनको समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जो फर्स्ट बात थी, पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेनोर। इसका मतलब क्या है कि आपने पेमेंट कैसे की? जो भी उसके ऊपर लिखा हुआ था, जो भी अपेरेंट था इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, जो भी आपको उसके ऊपर दिख रहा था, आपने उस हिसाब से पेमेंट कर दी। आपको मतलब नहीं है बाकी किसी चीज से। अगर आपने जो उसके ऊपर अमाउंट लिखा है उससे ज्यादा पेमेंट कर दी, जो भी उसके ऊपर अमाउंट लिखा है, अगर जो व्यक्ति जैसे जो पेमेंट लेके जा रहा है वो अदर देन इंडोर्सी है, जिसको आपने पेमेंट करनी थी वो अदर देन इंडोर्सी है, या फिर पेमेंट जो है वो पोस्ट डेटेड है या स्टेल इंस्ट्रूमेंट है, या फिर मान लीजिए कि आपने पेमेंट जो है अगर आपको पेमेंट करनी थी आपने क्रॉस चेक की पेमेंट कैसे कर दी? ओवर द काउंटर कर दी। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो? आउट ऑफ ड्यू कोर्स कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? आउट ऑफ ड्यू कोर्स पेमेंट कर रहे हो।
तब आपकी लायबिलिटी खत्म नहीं होगी, अभी भी आपकी लायबिलिटी बनी रहेगी। आपको आउट ऑफ ड्यू कोर्स नहीं, विद इन ड्यू कोर्स आपको अपनी पेमेंट करनी है। जैसा आपको उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है उसी तरीके से करना है, अदरवाइज आपकी लायबिलिटी खत्म नहीं होगी। तो ये जो वर्ड है पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद अपेरेंट टेनोर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इस वर्ड का मतलब ये निकलता है कि आपने ड्यू कोर्स के अंदर करनी है। जैसी बात उसके ऊपर लिखी है, आपको लिखा है कि ए को एंडोर्सी को देना है आपने पैसा, आप बी को पे कर रहे हो, आपकी लायबिलिटी खत्म नहीं होगी। उसके ऊपर लिखा है कि ये क्रॉस्ड है, आपने बैंक अकाउंट में ही पैसा पे करना था, आपने ओवर द काउंटर वहां गया, ए पहुंचा, आपने उसको वहीं पे पेमेंट कर दी, तब भी आपकी लायबिलिटी खत्म नहीं होगी। उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो बात लिखी है आपने उसको फॉलो करना है। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे तो आपकी लायबिलिटी खत्म नहीं होगी, आप डिस्चार्ज नहीं होगे उससे। दूसरी बात क्या लिखी थी सेक्शन 10 के अंदर, पेमेंट इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। आप पेमेंट कैसे कर रहे हो? गुड फेथ के अंदर कर रहे हो, गुड फेथ के अंदर कर रहे हो एंड विदाउट नेग्लिजेंस कर रहे हो, ठीक है। ये सेकंड बात हमने लिखी थी। तो जो व्यक्ति पेमेंट कर रहा है, जो व्यक्ति पेमेंट कर रहा है, उसके पास कोई रीजन नहीं था ये बिलीव करने के लिए कि ये जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट आया है इसके अंदर कुछ गलत है, किसी तरीके से ऑनेस्ट नहीं है, और वो जो व्यक्ति है पूरी तरह से ऑनेस्ट होकर वो पेमेंट कर देता है, तो वो मान लिया जाएगा कि उसने गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस में किया। जैसे अगर आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपके पास, जैसे अगर आप एक बैंक है, आपके पास एक चेक आता है क्लियर होने के, उसके ऊपर ए व्यक्ति के सिग्नेचर है और उनके पास भी एक ए व्यक्ति के सिग्नेचर उनके अकाउंट के अंदर है। तो जब उसके पास ये चेक आता है, चेक के ऊपर ये सिग्नेचर अगर ये इससे मैच नहीं करते और ये सिग्नेचर अगर ए के नहीं थे, तो यहाँ पे जो बैंक था उसने वो पेमेंट गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस नहीं की, उसने नेग्लिजेंस की, उसने कंपेयर ही नहीं किया। उसको कंपेयर करना चाहिए था कि असली सिग्नेचर से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि ये एक फॉर्ज्ड चेक था। तो यहाँ पे उनकी लायबिलिटी खत्म नहीं होगी, चाहे उन्होंने एज पर इंस्ट्रक्शन किया, एक इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेनोर किया जो उसके ऊपर लिखा था कि इसको पेमेंट कर दो, लेकिन भाई चेक तो करो कि आप गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस कर रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक है। तीसरी बात हमारे पास क्या आती है? तीसरी बात जो हमने लिखी थी कि पेमेंट टू अ पर्सन इन पोजीशन हुज टाइटल डज नॉट अपीयर टू बी डिफेक्टिव, कि जिसका टाइटल डिफेक्टिव नहीं दिखता। मान लीजिए कि एक आपके पास ऐसे चेक आया, उसके ऊपर मटेरियल अल्ट्रेशन है, मटेरियल अल्ट्रेशन है, या फिर और जैसे अगर यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है 1000 रुपीज, आप उसके ऊपर ओवर राइटिंग हो रखी है, नाम के ऊपर ओवर राइटिंग हो रखी है, इस तरीके की कोई चीज हो सकती है, आप उसके अंदर इंक्वायरी नहीं करते, तो उसको हम ये बोलेंगे कि आपने आउट ऑफ ड्यू कोर्स किया है, वो आपने विद इन ड्यू कोर्स नहीं किया है, इसलिए आपकी लायबिलिटी खत्म नहीं होगी। तो ये चीज हमें तीसरी ध्यान रखनी है। तो ये तीन बातें अगर आप याद रखते हो सेक्शन 10 के अंदर, तो मतलब कि आपका ये सेक्शन आपको अच्छे से याद है। इस सेक्शन के अंदर आपको एक केस है, इसका नाम है पीएम दास वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इस केस को भी याद रखिएगा, जो मैंने आपको बैंक वाला एग्जांपल दिया था उसके फैक्ट्स उससे मैच करते हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसके अंदर ये एक रेलेवेंट केस लॉ बन जाता है। उसके बाद हमारे पास दो सेक्शन आते हैं, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। सेक्शन 11 बात करता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में, सेक्शन 12 बात करता है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अब इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में समझाते हैं। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट वह इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है। हमारे पास तीन ही तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से डील करते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो हमारे पास ये इन तीनों में से कोई भी चीज है, अगर वो क्या हो रही है, ड्रॉन और मेड। मेड क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट मेड होता है, और जो बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक जो होता है वो क्या होता है, ड्रॉन होता है, ठीक है। तो वो ड्रॉन और मेड इन इंडिया है, कहाँ पे है, इंडिया के अंदर है। तो पहली बात ये है ड्रॉन और मेड इन इंडिया, ठीक है। एंड दूसरी बात जो उसके साथ होनी चाहिए, एंड मेड पेबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। किस व्यक्ति के लिए बन रहा है वो, जो व्यक्ति रेजिडेंट इन इंडिया है। अब इसका मतलब अगर आपको ये दोनों बातें समझ आई हैं, जो अगर दोनों बातें पूरी हो रही हैं, इसका मतलब मान लीजिए कि अगर जैसे कोई अगर एक बिल ड्रॉ किया गया ए के ऊपर, ये रेजिडेंट इन इंडिया है, ठीक है, और ये इंडिया में ही ड्रॉ किया गया। अब ये ए जो है जैसे इंडिया से बाहर चला जाता है, अमेरिका चला गया, किसी भी कंट्री चला गया। अब जिन जैसे बैंक ने बना के दिया, किसी कंपनी ने बना के दिया, सी कंपनी ने बना के दिया, अब ये इसको बना के दिया, इन इंडिया बना के दिया, ये रेजिडेंट इन इंडिया है। अब ये जाके अमेरिका में इसकी पेमेंट लेता है, ठीक है, इनकी एक ब्रांच
अमेरिका में भी थी। अब ये अमेरिका में जाके पेमेंट लेता है, तो क्या ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? हाँ, ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, क्योंकि इसने 2 कंडीशंस को पूरा कर दिया, क्योंकि ये मेड और ड्रॉन इन इंडिया था और ये टू अ पर्सन हु इज़ रेजिडेंट इन इंडिया है उसके ऊपर बनाया गया है, इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। वहीं अगर आप सेक्शन 12 पढ़ेंगे जो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता है, वो ये कहता है कि एनी सच इंस्ट्रूमेंट नॉट सो ड्रॉन मेड और मेड पेबल शेल बी डीम टू बी फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, कि कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो ड्रॉ या मेड नहीं किए गए या पेबल नहीं किए गए इस तरीके से, जैसा कि सेक्शन 11 के अंदर बताया गया, तो वो क्या कहलाएंगे? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे। जैसे कि अगर ये जो ए के ऊपर अगर सी कंपनी ने एक बिल ड्रॉ किया और ए व्यक्ति जो था वो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया था, चाहे ये इंडिया के अंदर ड्रॉ हुआ, तो भी ये क्या कहलाएगा? एक फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट ए के लिए ड्रॉ किया, ये आउटसाइड इंडिया ड्रॉ किया और चाहे ये रेजिडेंट इन इंडिया था, तब भी ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। और दोनों ही बातें कैंसिल हो जाती है कि आउटसाइड इंडिया ड्रॉ किया गया और ए जो है नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसके बारे में बात करने की, तब भी वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट ही कहलाएगा। तो सेक्शन 10, 11 और 12 हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अगली वीडियो में हम सेक्शन 13 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बताया गया, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। सेक्शन 14, 15 को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हम अपने पूरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्ट को कुछ वीडियोस के अंदर पूरा कर लेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आए और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।